नमस्कार दोस्तों, SMTV लाइव में आपका स्वागत है। मित्रों, आप सब जानते हैं 2005 में एक ऐसा अधिनियम बना था जिसे हम कह सकते हैं जनहित के लिए, जनता के लिए रामबाण सिद्ध हुआ। उसे कहते हैं जन सूचना का अधिकार। जन सूचना अधिकार की बात हम आज कर रहे हैं, लेकिन यह जन सूचना का अधिकार कितना महत्वपूर्ण और कितना जनहित में है, ये लोग बहुत कम हैं जो जानते होंगे इस बात को। आज उसी पर बात है। एक RTI एक्टिविस्ट के साथ हम बैठे हुए हैं, उनका नाम है धीरज कुमार गुप्ता। धीरज कुमार गुप्ता जी, आपका स्वागत है SMTV लाइव में। आज हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो RTI के ऊपर। आपने एक RTI डाली थी 2019 में, फरवरी में, और वो RTI थी 26 जनवरी, जो हम मनाते हैं, जो देश का, हमारे इस भारत माता का सबसे बड़ा पर्व है 26 जनवरी, उसके ऊपर। तो आपको उसमें क्या खामियां मिली जिसे 70 साल से 75 साल से देश ढोते चला आ रहा है? उसमें आपका क्या आपकी मानती है? 26 जनवरी का जो परेड होता है, जैसा आपने सच कहा है कि वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयता का पर्व होता है, और वह पर्व ऐसा होना चाहिए, इतनी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए कि वहाँ दिखना चाहिए कि सब लोग बराबर हैं। क्योंकि हम लोगों ने 1947 में जब आज़ादी मिली तो हमारा सबसे बड़ा ध्येय, बापू जी से लेकर जितने भी देश के अंदर नेता थे उस समय लड़ रहे थे, जितने ने अपनी कुर्बानी दी, कि भारत में एक समानता का राज्य हो, राम राज्य हो। लेकिन ये चीज़ मुझे तब खटकी जब मैं 2019 का, जब 26 जनवरी का परेड का चल रहा था, मैं शास्त्री भवन जो दिल्ली में है, जहाँ केंद्रीय सरकार के ऑफिसेज हैं, वहाँ पे देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग राजपथ पे जो परेड होता है उसको देखने के लिए कतार में खड़े हुए हैं, पैसा लेके खड़े हुए हैं, और किसी को मिल पा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोग टाइम खत्म हो जा रहा है। तो मुझे इस संज्ञान में आया कि यह व्यवस्था क्या भारत में सभी नागरिकों के लिए समान है, या यहाँ पे भी VIP कल्चर है, जिसका सबसे बड़ा विरोधी, जो VIP कल्चर का सबसे बड़ा विरोधी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं है, और वो कई चीज़ों को उन्होंने हटाया जिससे VIP कल्चर हटे। तो मैं सोचा कि अगर इसमें अनियमितता पाई जाती है तो क्यों ना उनके संज्ञान में लाया जाए, क्योंकि वो अच्छे कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस चक्कर में मैंने एक RTI रक्षा मंत्रालय को लिखी और इसके बारे में 10 पॉइंट का बिंदुवार उनसे जानकारियाँ मांगी कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कितनी सीट है वहाँ पे, कैसे, कितने वहाँ पे फ्री पासेस दिए गए, और किसको लोगों को पासेस दिए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने उनसे जानकारी इकट्ठा की। तो आपको जब आपने RTI डाली, RTI के माध्यम से आपको वहाँ पर क्या क्या खामियां मिली? वैसे तो मैंने ये सुना है सरकारी तंत्र के अंदर कि अंधा बांटे रेबड़ी, फिर अपनों को दे, क्योंकि जो वहाँ पे पास का वितरण जो होता है वो अपने खास लोगों को ही होता है, और वो एक ऐसा दुर्भाग्य इस देश का है कि आम जनता तो रह जाती है और पास होल्डर्स उसका मजा मार जाते हैं। जी, तो मैं जो RTI में जो खुलासा हुआ, जो रक्षा मंत्रालय ने स्वयं लिखित रूप में मुझे बताया, उसमें मैंने एक बहुत बड़ा गैप देखा। उस गैप में मुझे ये दिखाई दिया कि मुझे रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया कि वहाँ पे जो सीटिंग कैपेसिटी है बैठने के लिए, परेड को देखने के लिए, वह 1,06,000 के लगभग है। 1,06,000 सीटिंग कैपेसिटी है, और यह मेरे बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग था कि उस 1,06,000 सीटिंग कैपेसिटी में से रक्षा मंत्रालय ने कैसे 1,25,000 फ्री पासेज बांट दिए। जब बैठने की जगह ही 1,06,000 है तो 1,25,000 लोगों को टिकट फ्री में कैसे बांटे गए? पहली बात, इसका मतलब कि कोई वहाँ तार्किक इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हो रहा था, कोई लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। और चूंकि यह पर्व जो है भारत के करदाताओं के द्वारा इकट्ठा किए हुए पैसे से होता है, जो कि भारत के संचित निधि में जाता है, तो संचित निधि में जब ये जाता है तो वहाँ पे मेरा ये मन कहता है कि भारत के एक प्रत्येक नागरिक का, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह उच्चतम पोस्ट पे बैठा हुआ हो, सबके लिए आर्टिकल 14 लागू होता है। तो भारत के टैक्स के पैसे से मनाया जा रहा पर्व है, तो सबको समान सहभागिता होनी चाहिए थी, सबको समान ट्रीटमेंट होना चाहिए था। तो शासन जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो गया, उसके बाद राजपथ, जो कि उसका सबसे बड़ा एक सांकेतिक उत्सव है, उसमें ये फाड़ दो क्यों? अपने ही भारत के नागरिकों के बीच में दो फाड़ क्यों? एक तरफ की कुछ लोगों से पैसे लेके टिकट दिए जा रहे हैं, और कुछ लोगों को जो अधिकारी हैं प्लस नेता हैं जो कुछ कमेटीज में बैठे हुए हैं, सबको उनके फैमिली के साथ फ्री पासेस दिए जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एक
प्रबुद्ध वर्ग है और जो ऑलरेडी एक आर्थिक स्थिति से भी अच्छे जगह पे बैठा हुआ है, जिसकी अपनी सैलरी होती है, तनख्वाह होता है, पैसे कमी नहीं है। मैं यहाँ पर धीरज जी रोकना चाहूँगा आपको। आपका कहने का तात्पर्य, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ मित्रों, देखिए ध्यान दीजिए, कर यानी कि टैक्स, कर सब देते हैं। मैं तो ये कहूँगा एक रिक्शे चलाने वाला जो होता है वो भी गवर्नमेंट को यानी सरकार को एक कर देता है। वो डायरेक्ट नहीं देता, वो इनडायरेक्ट देता है। जैसे कि अगर उसके हाथ में मोबाइल भी है अगर, तो उसके ऊपर भी एक जीएसटी लगता है। वो जीएसटी राज्य को जाता है और केंद्र सरकार को जाता है। यानी कि एक रिक्शा चालक भी कर दे रहा है, एक अच्छा उद्योगपति भी कर दे रहा है। लेकिन यहाँ ये दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है इस कर का, कि जो पासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे जा रहे हैं, अधिकारियों में बंट रहे हैं। यानी कि देंगे नीचे के लोग और मजे मारेंगे अधिकारी बन जाए। हाँ, मतलब उसमें मुझे यही है कि यह शायद उच्चतम स्तर पर बैठे हुए हमारे जो नेतृत्व को शायद न पता हो, लेकिन यह चीज़ मेरे संज्ञान में जब आया, और वह संज्ञान में आया रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही, कि नागरिकों में ही दो फाड़ कर दिए गए हैं। एक तो टिकट पैसे दे के खरीदेगा, लाइन में लग के खरीदेगा, और एक जो है विभागीय तौर पे सबको फ्री में पासेस दिए जाएंगे। और उसकी सबसे खराब चीज़ ये थी कि 1,06,000 सीट में 1,25,000 टिकट बांटे गए। तो ये 19,000 कहाँ पे बिठाते हैं इन लोगों को, ये कैसे करते हैं इसको? हाँ, अब इसके बारे में जब मैंने उनसे और जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने शायद 32,000 टिकट 2019 के परेड में 32,000 टिकट उन्होंने सेल किए थे पैसे से। तो अब सोचने की बात है कि 1,25,000 प्लस 32,000, ये हो गया 1,57,000। सीटिंग कैपेसिटी 1,06,000 है, उसमें से 1,57,000 लोगों को वहाँ पे पास और टिकट बांटे जाते हैं। और किस तरह से वो एडजस्ट किए गए होंगे, और उसमें एक सबसे बड़ी, ठीक है आपने पैसे से बांटा, वो मुझे समझ में आता है, लेकिन फ्री पासेज आपने अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा बांट दिए। तो यह एक जो समान अधिकार लोगों को होना चाहिए, उस पर एक कुठारापात है। और एक जनता जो कि भोली भाली जनता है, जिसको पता नहीं है सिस्टम के बारे में, उसको पता ही नहीं है कि मुझसे तो टिकट लिया जाए, दूसरे को फ्री में बांटा जा रहा है। तो ये 32,000 के ऊपर जो बात हम कर रहे हैं आज, जैसे आपने 32,000 का डिफरेंस आया है निकल के, 32,000 को क्या भेड़ बकरियों की तरह बिठाया था? अब ये बात तो रक्षा मंत्रालय बताएगा कि वो, क्योंकि वहाँ पे कारपेट्स भी होते हैं, सीट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे रिजर्व नहीं होती सीट, जैसा उनके उससे मुझे मिला है सूचना। तो अब वो 32,000 जो कि ऑलरेडी अगर फ्री पासेज हो गए हैं लोगों के पास, तो वो तो आराम से आके बैठेंगे, और कहाँ बैठेंगे, और लेकिन 32,000 जाके कहाँ बैठेंगे, ये सोचने वाली बात है। मतलब भारत का जो नागरिक, हमारे नेतृत्व को उसको एज ए गेस्ट बुलाना चाहिए उस दिन, वो कहाँ बैठ रहा है इसका कोई सरोकार नहीं है। तो ये चीज़ जो है गले से नहीं उतरती है, और इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग देन हाउ इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ पास टू द एक्सटेंट ऑफ मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द राशि। राइट। सो सर एक चीज़ बताइए, अगर आप इस तरह से ये जैसे आप बात बता रहे हैं, तो इसका जो है, इस सारे षड्यंत्र का, ये सारे खेल का, इस सारी बहुत बड़ी भूल का कौन जिम्मेवार है? मैं इसको षड्यंत्र तो नहीं कहूँगा, क्योंकि भारत सरकार में अपने नागरिकों के प्रति जानबूझ के ऐसा तो नहीं किया जाता है, लेकिन यह एक सिस्टम चला आ जा रहा है जिस पर शायद शीर्ष नेतृत्व अभी तक संज्ञान नहीं ले पाया है, उसके संज्ञान में लाया नहीं गया है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इसको संज्ञान में लाया हूँ भारत सरकार को, मैं चिट्ठियाँ लिखा हूँ, और मैंने इस बाबत जो है रक्षा सचिव, कानून मंत्रालय के जो सचिव हैं, और उसके बाद मैंने गृह सचिव को लेटर लिखा, और मैं उस समय के श्री नृपेंद्र मिश्रा जी थे जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो है सर्वे सर्वा थे, उनको भी पत्र लिखा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गृह मंत्रालय का, कि गृह मंत्रालय ने इस बाबत रक्षा मंत्रालय को उचित कार्रवाई हेतु लिखा भी लेटर, कि यह धीरज कुमार गुप्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने पत्र लिखा है, यह बात जो है उनके समझ में आ रही है, इस पर उचित कार्रवाई की जाए। और इस बाबत रक्षा मंत्रालय ने भी मुझे दिसंबर 2019 के पत्र द्वारा मुझे जो भी सजेशंस मैंने उसमें दिए थे, उसको उन्होंने कंप्लायंस के लिए, फ्यूचर कंप्लायंस के लिए नोट किया है। लेकिन अभी तक मुझे, और आरटीआई का जो मैंने पत्र भेजा उसके थ्रू मुझे ये नहीं पता चल पाया कि वो कंप्लायंस का स्टेज कहाँ पहुँचा हुआ है। तो मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मुझे इसकी आशा है कि यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ बने, और सबको जो या तो फ्री पास मिले या सबसे पैसा लिया जाए, भारत सरकार की निधि में बढ़ोतरी की जाए, सबसे पैसा लिया जाए, या फ्री पास सबको दिया जाए।
किसी नागरिक को वीआईपी बनाना और किसी नागरिक को दोयम दर्जे का बनाना यह भारतीय संविधान बिल्कुल नहीं कहता है। इस बाबत मैंने लेटर में अपने लिखा भी था। ये दोयम दर्जा देना यानी कि ये कहना चाहिए दोगला जीवन हमारे संविधान में नहीं है। सभी को समान अधिकार है। प्रधानमंत्री जिस गली से गुजरेंगे आम आदमी भी उस गली से गुजरेगा, ये ऐसा हमारा संविधान कहता है। लेकिन ये हमें देखने को आप बता दें राजपथ पर नहीं मिलता है। राजपथ पर वहाँ दोयम दर्जा अपनाया जाता है कि एक आदमी 500 रुपये की टिकट लेके बैठता है दरी के ऊपर और एक आदमी बिना पैसे दिए हुए बैठता है सीट पर जा करके। ये कैसा न्याय है? फैसला आप करेंगे जय। मैं इस बारे में आप लोग को ये भी सूचित करना चाहता हूं कि मैंने जो सजेशन दिया था जिसको कि रक्षा मंत्रालय ने नोट किया है फ्यूचर कॉम्प्लायंस के लिए, मैंने उसमें कुछ सजेशंस दिए हैं। क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि मैं सरकार को प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, मुझे सजेशन भी देने चाहिए क्योंकि वैल्यूबल सजेशन सरकार के काम आता है। तो मैं उनमें सारी बातों को इंक्लूड करते हुए मैं लिखा हूँ जो गृह सचिव को और रक्षा सचिव को जो मैंने पत्र दिया है, प्लस आलोक श्रीवास्तव साहब जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे, श्री निपेंद्र मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएमओ, सबको मैंने लिखा और सजेशन मैंने दिया जिसको कि रक्षा मंत्रालय ने एक्सेप्ट किया है फ्यूचर कंप्लायंस के लिए। मैंने बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री अगर देना ही है तो दिया जा सकता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब को, वाइस प्रेसिडेंट साहब को। और उसमें इस आरटीआई से पहले भारत सरकार से मैं ट्वीट के द्वारा कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि जब भी रिपब्लिक डे परेड होती है उस समय भारत की धरती पर जिंदा सबसे उम्र दराज जो उनके रिकॉर्ड के हिसाब से हो, पुरुष और महिला दोनों को आधिकारिक तौर पर इनवाइट करके वहां बैठाया जाए। वो भारत सरकार के लिए उनके प्रति एक गरिमा की प्रस्तुति होगी और उन लोगों के लिए इस धरती पे पैदा होना एक सार्थक हो जाएगा जब उनके घरों में एक इन्विटेशन जाएगा कि मुझे भारत सरकार ने मुझे वृद्धस्तम पुरुष और महिला होने की वजह से बुलाया है। तो मैंने इसमें ये भी सजेशन दिया कि उनको बुलाया जाए, प्रेसिडेंट साहब को बुलाया जाए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नेवी, एयरफोर्स को बुलाया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीएजी ऑफ इंडिया है, सीईसी है, या कोई गैलेंट्री और ब्रेवरी अवार्ड उस साल किसी डिफेंस पर्सनल ने जीता है, फौजी ने जीता है या सिविल डिफेंस के लोग जीते हैं, और उनकी फैमिली को बुलाया जाए। जो परमवीर चक्र प्राप्त किए हुए योद्धा हैं जो भारत में इसमें जिंदा हैं उनके परिवार को उनको बुलाया जाए। जो कोई भारतीय टीम का कोई कैप्टन हो जो विश्व स्तर पे कोई टूर्नामेंट जीत के आया हो उसकी टीम को बुलाया जाए। कोई इंडिविजुअल गेम में अगर जाके पूरे विश्व स्तर पर कोई ओलंपियाड वगैरह या कोई कुछ ऐसा करके आया है उनको बुलाया जाए। प्लस जो भी भारत में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिससे कोई मेडिसिन या कोई ऐसा इन्वेंशन या आविष्कार या रिसर्च, उस प्रोजेक्ट टीम के हेड को बुलाया जाए जिससे भारत को रॉयल्टी मिलेगी या भारत के लोगों को उससे बहुत ज़्यादा विश्व ख्याति मिलेगी, प्लस उसके साथ धनार्जन भी होगा। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने देश के लिए अपना माइंड, खून, पसीना सब समय दिया है उनको बुलाया जाए। और उसमें चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया जा सकता है और जो हमारे भारत रत्न अवार्डीज उसमें भारत में जिंदा हैं उनको बुलाया जा सकता है। तो और मैं ऐसे उन्हीं लोगों को बुलाया जाए जो कि सरसरी निगाह में पहली तौर पे किसी भारतीय को लगे कि नहीं ये बुलाने लायक थे। केवल इसको जो एक ब्यूरोक्रेसी में और नेता जो किसी कमेटी वगैरह में बैठे हुए हैं जिनका कि गाइडलाइंस उनकी तरफ से, उन्हीं को फ्री में न बांटा जाए क्योंकि वो कहीं से भी आर्टिकल 14, आर्टिकल 38(2) और आर्टिकल 44 को जस्टिफाई नहीं करते। क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है भारत में सब समान है, आर्टिकल 38(2) कहता है कि भारत सरकार वो सारी व्यवस्थाएं करेगी कि भारत की जनता में इन इक्वालिटीज को कम किया जाए। तो अगर हम धनी आदमी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता हैं जिनके पास पैसे खूब हैं, उनको फ्री में देंगे तो उनके पास पैसा नहीं लगा। लेकिन जो रिक्शा चलाने वाला अगर वो बेचारा अपने बच्चे को दिखाना चाहेगा तो 5 रुपये उसके पॉकेट से गया तो इक्वालिटीज बढ़ गई जबकि 38(2) का वायलेशन हो गया। इसी तरह 44 कहता है कि भारत में सभी लोग समान हैं, सिविल कानून कोड होना चाहिए। तो यहाँ पे राजपथ पे सिविल कानून कोड का उल्लंघन इस सिटिंग कैपेसिटी में व्यवस्था में हो रही है जिसको दरकिनार किया जाए। उसके साथ साथ मैंने ये भी बोला उनको कि या तो सबको फ्री में दिया जाए या सबसे पैसे लिए जाए, किसी को वो न किया जाए। दूसरी बात है कि ये टिकट जो है ऑनलाइन व्यवस्था की जाए ताकि जी मैं ये कहना चाह रहा था, इसमें ऑनलाइन पे आ रहा था कि जैसे आपने बताया कि टिकट काउंटर, आपने शास्त्री भवन से आप गुजर रहे थे, आपको वहाँ से ये आपको संज्ञान में आया, तो ये जो टिकट की जो व्यवस्था है वो सिर्फ दिल्ली में है, पूरे भारत में कहीं नहीं है। जी। तो इससे तो ये हो गया कि सिर्फ दिल्ली वाले लोग ही 26 जनवरी में भाग ले सकते हैं, बाकी के जो अन्य राज्य हैं वो क्या, उन्होंने ऐसी क्या गलती की है, क्या वो इस भारत माता के नागरिक नहीं है? जी ये चीज मैंने
उनसे आरटीआई में मांगी थी कि क्या इसकी जो विंडोज हैं भारत के किसी अन्य राज्य में भी होते हैं, तो उन्होंने लिखा नहीं केवल दिल्ली में ही इसके विंडोज हैं। इसका मतलब जो दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं उनको, या दिल्ली में जो लोग आ चुके हैं किसी के यहाँ गेस्ट बन के, वही देख सकते हैं, या फिर दिल्ली के लोग जो बेसिक यहीं के रहने वाले वो देख सकते हैं। लेकिन क्यों ना इस भारतीय गणतंत्र के त्यौहार को जो दुनिया देखती है उसमें हम भारत के एक एक कोने को जोड़ें। इसलिए मैंने सजेशन दिया उस लेटर में, जिसको कि रक्षा मंत्रालय ने बोला है कि मैं नोट करता हूं, कि ऑनलाइन व्यवस्था की जाए। जब हम क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते हैं उसमें 40,000 लोग केवल होते हैं, उसका ऑनलाइन जब बिक्री होती है तो यहाँ 1,50,000 टिकट की ऑनलाइन बिक्री क्यों नहीं हो सकती है? इससे कुछ घपले भी कम होंगे, इससे ऑनलाइन से नेपोटिज्म, भाईचारा और अपने भाइयों में, बंधुओं में और अपने संभाग में बांटने की कार्रवाई भी कम होगी। और एक अरुणाचल से लेके कच्छ तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का कोई भी आदमी जो दिल्ली नहीं आ सकता अपने यहाँ ऑनलाइन बुक करके और उस दिन आकर अपने त्यौहार को देख सकता है। तो यह ऑनलाइन व्यवस्था करने से हम पूरे भारत को इसमें समाहित कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। मैं धीरज जी एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अगर आप की बात को जैसे आपने कहा मान लिया गया है, हमें लगता नहीं है कि अब 2020 में 21 में जो है 26 जनवरी बन पाएगी है, हमें नहीं लगता, क्यों कोरोना काल ऐसा चल रहा है। और ना ही बने तो ये अच्छा होगा, क्योंकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग एक से टच करते हैं दूसरे, संक्रमण फैलने के बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर आपकी इस बात को 2022 में मान लिया जाता है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? मैं चूंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज लेके धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ आगे, जिसमें कि एक है कुछ डिफेंस में और चीज़ें हैं, प्लस मैं प्राइवेट सेक्टर में आरटीआई क्यों न लागू हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी सूचना भारत के सब लोगों को दे, ताकि उनके अगर कोई दिक्कतें उस डिपार्टमेंट के अंदर हो तो अपनी आरटीआई के थ्रू सूचना लेके कोर्ट के सामने अच्छी तस्वीर पेश कर सकता है। इन सारी चीज़ों को अगर 2020 में तो मुझे लगता नहीं है कि परेड होगी, परेड तो होगी लेकिन उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से 2021 में अगर 2021 में नहीं होती, 2022 में अगर सरकार इस हमारी याचना को मान लेती है, मेरे रिक्वेस्ट को एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक के नाते अगर मान लेती है, तो मैं अपने आप को एज ए सामाजिक कार्यकर्ता धन्य मानूंगा कि मेरी बात को सरकार ने सुना। इसका मतलब सरकार एक चलते चलते रास्ते के एक एक आदमी की बात सुनती है। अगर नहीं सुनती है मेरी सरकार तो मैं फिर अपने जो भी संवैधानिक मेरे उपाय हैं, जैसे कि आरटीआई से इंफॉर्मेशन लेना, प्लस उसके बाद मैं अपना जो भी सवज्ञा आंदोलन करना, या मैं जो भी मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं सरकार को कि मेरी बात को मानी जाए, क्योंकि ठीक है, उसके लिए मुझे हो सकता है कि कहीं अपने अदालतों को भी दरवाजे खटखटाने पड़े, ताकि यह व्यवस्था 14, 38 और 44 को एक अच्छा सा परिभाषा मिले इस राजपथ के रास्ते पर। लबोलुभाव में आते हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी को बहुत आशाएं हैं। जो 70-75 साल से यह देश एक ढकोसले के ऊपर, यानी कि एक अफसरशाही के ऊपर चला रहा था, उसमें एक ब्रेक लग रहा है। और ऐसी अपेक्षाएं हमारे देश के सभी नागरिकों को हैं। और ये एक ऐसा मौका है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं यही इस काम को कर सकते हैं, और जनता ये चाहती भी है। अब हमें एक चीज़ बताइए धीरज जी, आरटीआई ये जन सूचना तो हमको मिल जाती है, जो भी है गलत है और सही है वो एक बात अलग है। हम सिर्फ जन सूचना पाकर ही कार्य नहीं करा सकते, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जन सूचना अधिकार जो है एक इतना बड़ा पावर भारत सरकार ने दिया है लोगों को कि हर तिनका वाला आदमी, मतलब वो अगर रिक्शा भी चला रहा है, अगर वो मजदूर है या गरीब है या भिखारी भी रोड पर है, उसको भी भारत सरकार वो पावर दी है कि वो किसी भी ऑफिस में अपना हाथ डाल के सूचना ले सकती है। मैं जरा सा एक चीज़ पे सहमत नहीं रहूँगा अग्रवाल साहब से कि गलत सूचना ज़्यादातर नहीं दी जाती है आरटीआई में। आरटीआई में दो चीज़ें होती हैं, या तो सूचना दी जाती है, नहीं तो बोलते हैं कि हमारे पास सूचना नहीं है। तो सूचना देने से क्या होता है कि जब हम अपने किसी भी वक्तव्य को भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, या किसी फोरम पे प्रस्तुत करना चाहते हैं, या किसी विभाग में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो मुझे उसी विभाग से आरटीआई के थ्रू जो सूचना मिलती है उसी के जो आधार पे हम वो चीज़ को प्रस्तुत करते हैं कि भाई देखो तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम गलत हो। और यह आरटीआई जो है भारत को, लोगों को इतनी सशक्त बनाई है कि इस आरटीआई ने बहुत सारी चीज़ों को काया पलट कर, जैसे अब देखिए आदर्श घोटाला है, आरटीआई शुरुआत हुई इसको भी,
सोचिए कि इतना बड़ा घोटाला, एक छोटा सा वहां पे एक चौकीदार बैठा हुआ था, उसने आरटीआई घोटाला, आरटीआई डाल के आदर्श घोटाले का, और उससे आप उसके बाद परिणाम आप जानते ही हैं। तो यह एक बहुत बड़ा हथियार है भारतीय जनता के बारे में, और इसकी अवेयरनेस सरकार को फैलाते रहना चाहिए। और मेरे जैसे जनता जो लोग जानते हैं आरटीआई को, उनको भी फैलाना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से फैलाना चाह रहा हूं कि आरटीआई आपके लिए वो हथियार है जिससे आप सरकार को भी हिला सकते हैं अगर सूचना गलत मिल जाए, अगर सूचना आपको मिल जाती है। लेकिन आप इस पर अच्छी नीयत से आगे बढ़ेंगे। जैसा धीरज जी ने बताया कि आरटीआई में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। हम नोएडा में बैठे हैं, नोएडा में हमारा स्टूडियो है, लेकिन मैं नोएडा की एक वाक्य बताता हूँ धीरज जी, आप ध्यान से सुनिएगा। नोएडा में के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक आरटीआई डाली गई थी बहुत दिन पहले, उसकी सूचना दी गई, वो सूचना गलत थी। हो सकता है फिर दोबारा किसी आदमी ने वही सूचना मांगी, उसमें वो सूचना दूसरी दी गई। तो उसके बाद क्या हुआ, जिसने आरटीआई का जवाब दिया था, एक मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हुआ, और जो आरटीआई जिसके खिलाफ जानकारी मांगी गई थी, वो जो हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल पर भी मतलब कार्रवाई हुई। हाँ, हो सकता है, ऐसा होता है, अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब ये इरादतन हुआ या गैर इरादतन हुआ, ये आप फैसला करें बात का। अच्छा, जाते जाते लास्ट में हम यही बात कहेंगे, अब आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, आप जैसे एक्टिविस्ट लोग? देश को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो, या कोई भी ऐसी व्यवस्था हो, या कोई भी ऐसा निकाय जिसको सिस्टम अंग्रेजी में बोलते हैं, जब भी वहाँ पे एकदम गरीबतम आदमी खड़ा हो, तो उसको वो संदेश नहीं जाना चाहिए कि मैं इस देश में बेचारा हूँ। उसको लगे कि मैं बिल्कुल बराबर में खड़ा हूँ उसके साथ, और मैं किसी भी सिस्टम में मुझे किसी की चिरौरी नहीं करनी है कि भैया मेरा प्लीज़ ये काम कर दो, और आप नहीं रोके तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। वो आदमी अपने आप को उतना ही सशक्त समझे जितना कि जो लोग इन बहुत सारी चीज़ों का दुरुपयोग करके सशक्त समझते हैं अपने को, जो कि अनैतिक होता है। तो मैं यही चाहता हूं कि भारत का रामराज्य तो तभी बनेगा जब हर व्यक्ति इस देश के अंदर अपने आप को निडर समझेगा, और अपने आप को भारत की हर फैसिलिटीज को ये मान के चलेगा कि जब मैं चाहूंगा मुझे उसी समय में दरवाजे मिल जाएंगे। आज हमने बात की धीरज गुप्ता जी से आरटीआई के ऊपर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत में कहा था कि आरटीआई हम सबके लिए, जनता के लिए रामबाण सिद्ध हो रही है, लेकिन यह भी निश्चित है कि आरटीआई से आप सिर्फ जवाब मांग सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपको उसमें, मेरा कहना यह है कि आपको उसमें ये नहीं है कि आपको उसका हल ही काम का हो जाए, आपको सिर्फ जानकारी मिल सकती है, लेकिन आपको बोलने की ताकत इस आरटीआई के माध्यम से मिलती है। आज के लिए इतना ही। हम समय समय पर ऐसी आरटीआई के ऊपर धीरज जी के साथ आपकी मुलाकात लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।